चलिए चुप हो जाइए और अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। पिछली क्लास में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज थर्मल एक्सपेंशन, याद है ना। फिर हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो था रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, पढ़ लिया था सबने। और क्या रिलेशन था, अल्फा बीटा और गामा का रेशो होगा 1:2:3। अब आज की क्लास में हम लोग ना एक सवाल करने जा रहे हैं, एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 10.1, और सब लोग ध्यान से देखेंगे और प्लीज एकदम चुपचाप रह करके तसल्ली से बात को समझिएगा। एग्जाम्पल 10.1, हालांकि ये चीज जो आप इसमें करने वाले ना वो हम पहले ही लास्ट क्लास में प्रूफ कर चुके हैं, बट अब हमें फिर से कहा गया सवाल में करने के लिए, तो अब हम इसे करना स्टार्ट करें। सब लोग एकदम शांत इधर की तरफ ध्यान देंगे, सुनिए। देखिए यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, पहले सवाल पढ़ते हैं। शो दैट द कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, सबको पता है कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन हम किससे दिखाते थे, बीटा से, और इसका फॉर्मूला होता था चेंज इन एरिया पर यूनिट ओरिजिनल एरिया और पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। यही तो होता था ना। बातें नहीं, आप लोग बिल्कुल बातें मत करना, दोनों जने। मैं हर क्लास में देखता हूं आप लोग बातें करते हो ऑलवेज। ये जो एस आप लोग देख रहे हैं ना, इस एस की जगह पर आप लोग ना एरिया भी लिख सकते हो, डेल्टा ए अपॉन में कैपिटल ए और फिर इनटू में क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। तो ये बोलो या ये बोलो, दोनों बातें कैसे बिल्कुल सेम। भाई मैंने एस लिखवा है, यहाँ पे ए लिखा है, तो जब आप देखोगे ये लिखा डेल्टा ए अपॉन ए और अपॉन में डेल्टा टी, तो ये चीज और ये चीज कैसे बिल्कुल सेम। इसी को कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। हमें ये साबित करना है कि कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ सॉलिड इज ट्वाइस ऑफ इट्स लीनियर एक्सपेंसिविटी, या फिर बोल दीजिए कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अच्छा वैसे कल की क्लास में हमने साबित कर तो दिया था बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, आज भी हमें यही साबित करना है, लेकिन मैंने जो चीज ली थी लास्ट क्लास में वो एक स्क्वायर शीट थी, और आप लोगों को आज जो शीट लेनी है वो कौन सी है, रेक्टेंगुलर शीट। भाई मान जाओ, मत करो बातें। क्या सोचते हो मेरे से छुप के बातें कर लोगे तो तुम्हारा फायदा हो जाएगा, है भाई। पढ़ना है ना तुम्हें, तो ऑब्वियस सी बात है अपने आप से ईमानदार रहो और बैठा के जो चीजें बता रहा हूं समझा रहा हूं उसे ढंग से सुनो समझो। ऐसे मत करो कि मेरे से छुपके से बातें कर लोगे तो तुम तरक्की कर लोगे और आगे चले जाओगे कि इस बंदे को नहीं पता लग रहा। आपको वो नहीं करना वो काम, ठीक है। और अगर बहुत जरूरी है तो मैं 2 मिनट वेट कर ले, तो जल्दी जल्दी बातें करके बता लो जो जो तुम्हें खबरें पहुंचानी है, फिर उसके बाद स्टार्ट कर लेंगे। ध्यान से देखना आप जरा। सुनिए, आपको इस बार कहा गया आपके पास एक रेक्टेंगुलर शीट है। चलिए ठीक है, एक काम करते हैं, यहां बना लेते हैं। ये रही मेरे पास मेरी एक रेक्टेंगुलर शीट इस तरीके से, और ना इसी के लिए आपको इस चीज को प्रूफ करना है। अच्छा मान लीजिए आपने इस रेक्टेंगुलर शीट को ना हीट करना स्टार्ट कर दिया, और सपोज कर लीजिए आपने इसका टेम्परेचर कितना चेंज कर दिया, डेल्टा टी। अच्छा टेम्परेचर बदलने की वजह से आपकी इस शीट का साइज बढ़ जाएगा, और मान लीजिए इसका एरिया कितना बढ़ गया, सपोज कर लेते हैं जितना एरिया में इंक्रीज हुआ, जितनी साइडें बढ़ी, वो साइड्स ना मैं आपके सामने यहाँ पर इस तरीके से लगा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने मान लिया ये इतना इंक्रीज हो गया, इसे भी यहाँ से यहाँ तक कैसे ही बढ़ा देते हैं इस तरीके से, और कुछ ऐसा ही मैं इधर भी एक और लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ ताकि ये डायग्राम आप ठीक से ड्रॉ कर पाएं। और यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीके से, और ऐसा ही एक और केस डिस्कस कर लेते हैं। 1 मिनट रुकिए ज़रा। इसी तरीके से मैं इसे भी यहाँ से यहाँ तक मिला देता हूँ, और मान लीजिए ये रहा आपके सामने आपका टोटल कंप्लीट एरिया जो बढ़ गया। इसका मतलब ये वाला एरिया ना इतना इंक्रीज हो गया आपके रेक्टेंगल का। समझ रहे हैं सब लोग। मान लीजिए शुरुआत में आपके इस रेक्टेंगल की जो लंबाई थी, इस रेक्टेंगुलर शीट की वो लंबाई कितनी थी, a, और इसकी जो चौड़ाई थी, मान लीजिए वो चौड़ाई कितनी थी, दैट इज b। आपने इसे हीट किया, टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ा दिया, जिसकी वजह से इसकी लंबाई कितनी बढ़ गई, सपोज कर लीजिए डेल्टा ए, और इसकी चौड़ाई कितनी बढ़ गई, मान लीजिए दिस इज डेल्टा बी। तो ये डेल्टा ए बढ़ गया उधर से और इधर से डेल्टा बी, तो इतना एरिया इसका क्या हो गया, इंक्रीज। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मुझे ना इस चीज को प्रूफ करना है, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। एक बात बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं कि बताना जरा पुराना एरिया कितना था, तो आप बोलोगे सर पुरानी वाली लेंथ इंटू पुरानी वाली ब्रेड्थ। अगर मैं बोलूं न्यू एरिया, तो आप बोलोगे नया एरिया ए और प्लस में जितना एरिया बढ़ गया डेल्टा है, इन्हें जोड़ दो, यही तो आपका न्यू एरिया। और न्यू एरिया अगर निकालना है रेक्टेंगल का, तो नई वाली लेंथ इंटू में नई वाली ब्रेड्थ, तो न्यू लेंथ इज ए प्लस डेल्टा ए, और न्यू ब्रेड्थ की बात की जाए तो b प्लस में डेल्टा b ब्रैकेट क्लोज। अब आप इसे मल्टीप्लाई करना शुरू कीजिए, a की जगह पर a रहने दीजिए, प्लस में डेल्टा a एज इट इज, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज ab,
ए को डेल्टा बी से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में आ जाएगा ए, इंटू में डेल्टा बी, फिर बीच में है प्लस, डेल्टा ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा ए और इंटू में आ जाएगा बी, और फिर प्लस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, तो यहां लिख देते हैं डेल्टा ए और इंटू में आ जाएगा डेल्टा बी। और याद रखना डेल्टा ए और डेल्टा बी बहुत ही ज्यादा स्मॉल टर्म्स हैं, और दो स्मॉल टर्म मल्टीप्लाई करोगे तो वो और भी ज्यादा स्मॉल, तो मैं इसे क्या कर सकता हूं आसानी से नेग्लेक्ट। अब अगर मैंने इसे नेग्लेक्ट कर दिया तो आप एक बात बताइए, ये जो a है ये किसके बराबर है? ए बी के बराबर। यहाँ ए बी, यहाँ ए से ए बी क्या हो गया? कैंसिल। आपके पास यहाँ बचा क्या? डेल्टा ए एज इट इज, इक्वल टू में बचेगा ए डेल्टा बी। अच्छा अब एक बात सुनो, लास्ट क्लास में आपको याद होगा हमने लिखा था डेल्टा एल बराबर में अल्फा एल और इंटू में क्या था? डेल्टा टी, यही तो था। तो इस हिसाब से तो ए को ए रहने देते हैं, फिर तो ये जो डेल्टा बी लिखा है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसे क्या लिख सकते हैं? अल्फा बी और इंटू में क्या लिख सकते हैं? डेल्टा टी। बताना ठीक लिखा है ना? और इस हिसाब से डेल्टा ए को क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं अल्फा ए और इंटू में डेल्टा टी, और जो बी है बी की जगह पर बी रहने देते हैं। देखना जरा, ए बी अल्फा डेल्टा टी, ए बी अल्फा डेल्टा टी, तो आप बोलोगे सर दोनों चीजें सेम ही तो हैं, तो अगर दोनों सेम है तो इनको लिख देते हैं 2 ऐड करके, और यहां लिख देते हैं ए बी और इंटू में अल्फा, फिर इंटू में डेल्टा टी। अच्छा ए की जगह ए रहने दीजिए, 2 की जगह 2, ए इंटू बी, यही तो कैपिटल ए है, इंटू में अल्फा और इंटू में क्या हो जाएगा? डेल्टा टी। एक काम करते हैं, इसके अगले स्टेप में हम इसे पहले तो ऐसे रहने देते हैं। अब इसके नेक्स्ट स्टेप को मैं ऐसे लिख देता हूं, डेल्टा ए एज इट इज, अपॉन में ये वाला ए नीचे आ जाएगा, ये रहा ए, और ये डेल्टा टी भी नीचे ले आइए, अपॉन में ये आ गया डेल्टा टी, इक्वल टू में क्या बचेगा? 2 इंटू में अल्फा। और इसी को एनसीईआरटी के एग्जांपल में कहा गया है कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। तो हमें प्रूफ करना था कि ये ना रेक्टेंगुलर शीट का कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन इज ट्वाइस इट्स लीनियर एक्सपेंसिविटी। इसका मतलब यहां दिख रहा है कि ये वैल्यू ना इसके डबल के बराबर है, और आप चाहे तो इसी को बीटा बोल सकते हैं, तो आप लिखेंगे बीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फा। हमें यही प्रूफ करने के लिए कहा गया था और मैंने इसे प्रूफ कर दिया। कर लेंगे सब लोग ने? अब आप सभी लोग इसे नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 10.1। कोई भी बच्चा बातचीत में टाइम मत खराब करना, फिर अगले टॉपिक पर आते जल्दी से। चलिए जी, ये बात सबको समझ में आ गई? कर लेंगे आप ऐसा सवाल ना? तो ये बहुत आसान था, आप इसे खुद कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 1 था, अभी एक और एग्जाम्पल बाकी है।
इसके करने के बाद फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। चलिए ये लिख लिया सभी लोगों ने? चलिए स्टार्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखना भाई अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल ये रहा, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 10.2। अब हम इसकी बात करते हैं, इसे भी ध्यान से देखना, ये भी बड़ा सिंपल सा ही सवाल है। देखिए हमारे पास क्या लिखा है सवाल में, उसके हिसाब से चलते हैं। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। ए ब्लैक स्मिथ, आप जानते हैं ब्लैक स्मिथ किसे कहा जाता है? लोहार को, उसे को क्या बोलते हैं? ब्लैक स्मिथ। फिक्सेस आयरन रिंग ऑन द रिम ऑफ ए वुडन व्हील ऑफ अ हॉर्स कार्ट। पहले पूरी बात समझना, पुराने जमाने में, इवन आज के टाइम पे भी ना, घोड़ा गाड़ी चलती है कई कई जगहों पर, और घोड़ा गाड़ी को ही बोलते हैं हॉर्स एंड कार्ट, इसी को तो बोलते हैं। कार्ट ना लकड़ियों का बना होता है, उसके पहिए भी किसके बने होते हैं? लकड़ियों के। आप पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना। मान लीजिए ये इस तरीके से लकड़ी का एक पहिया है जो कि ऐसे बना हुआ है। आपने कई बार देखा होगा शादियों के अंदर भी ना ऐसी घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है दूल्हे को ले जाने के लिए, देखा है ना? हाँ, तो इसके अंदर क्या है, इसे ना और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए ना हम इसके ऊपर ना एक लोहे की ना रिंग चढ़ा देते हैं। वो रिंग ना इसको और ज्यादा मजबूती से पकड़ लेती है। तो आप लोग ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा, ये पहिए का ये वाला पोर्शन जो लकड़ी का बना हुआ है, इसे रिम कहा जाता है, RIM, दैट इज कॉल्ड रिम। और अगर लोहे की एक रिंग इसके ऊपर चढ़ा दी जाए तो ये और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। और ये जो है आपके सामने, दिस इज द रिंग, दिस इज रिम, और इसे बोल रहे हैं रिंग। इस रिंग को हम इस रिम के ऊपर फिट करना चाहते हैं। तो इन्होंने देखो सवाल में क्या लिखा है, इसके आगे लिखा हुआ है द डायमीटर ऑफ द रिम। रिम का मतलब है, इसकी बात कर रहे हैं, इसका जो डायमीटर है, एंड द आयरन रिंग, और जो रिंग है उसका डायमीटर इतना दे रखा है। तो आप लोगों को दे रखा है रिम का डायमीटर 5.243 मीटर, और जो रिम है, रिंग है, उसका डायमीटर है 5.231 मीटर रेस्पेक्टिवली एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। सुनना ध्यान से, आपको कहा गया डायमीटर ऑफ द रिम, यानी कि ये आपके पास आपकी क्या है? रिम। इसका डायमीटर 5.23 ज्यादा है, और जो रिंग इसके ऊपर चढ़ानी है उसका डायमीटर कैसा है? कम। आप बोलोगे सर ये तो छोटा है, तो इसके ऊपर चढ़ नहीं पाएगा। इन्होंने फिर क्या बोला है? टेम्परेचर कितना है? 27। टू व्हाट टेम्परेचर शुड द रिंग बी हीटेड? कह रहे मैं इसे कितना गर्म करूं, so as to fit the rim of the wheel, ताकि ये ना इस व्हील के ऊपर आसानी से फिट हो जाए। आप समझ गए क्या मतलब है? जब आप इसे गर्म करोगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से इसका साइज बढ़ जाएगा, और जब साइज बढ़ जाएगा तब आप इसके ऊपर फिट कर दोगे, और उसके बाद जैसे ही ये ठंडा होगा इसका साइज फिर से सिकुड़ जाएगा, और ये पहिए को बहुत मजबूती से पकड़ लेगा, जिसकी वजह से पहिया बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे? इसका मतलब आपको इसका डायमीटर दे रखा है, इसका डायमीटर दे रखा है, इसका साइज छोटा, इसका साइज बड़ा। आपको बोला गया इसे मैं कितना गर्म करूं ताकि इसका साइज इसके बराबर हो जाए और ये इसके ऊपर जाकर के क्या हो जाए? फिट हो जाए। तो चलिए अब हम एक एक करके चीजों को समझते हैं। यहां पर सिर्फ इतने से काम नहीं होगा कि फॉर्मूला दे रखा है, आप उससे अप्लाई करो और आंसर आ जाएगा। सुनिए, स्टार्ट करना है, गौर से देखना। सबसे पहली बात तो अगर मैं आपके सामने, अच्छा देखना जरा, इस पे कुछ नहीं बदलाव हो रहा, इसका साइज जितना है वो उतना ही रहेगा। आपको इसका साइज बढ़ाना है। शुरुआत में स्टार्टिंग में L लिख देते हैं, L T1, डायमीटर को मैं L से दिखा रहा हूं। जब टेम्परेचर T1 था, T1 कितना? 27, तब शुरुआत में इसका डायमीटर कितना था? 5.231 मीटर। गौर से सुनना। अब मान लेते हैं आपने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, और बढ़ाते बढ़ाते आपसे पूछा गया कि T2 कितना टेम्परेचर लेके जाऊं ताकि इसका साइज जो है ना वो उस रिम के बराबर हो जाए, यानी कि किसके बराबर हो जाए? 5.243 मीटर। मतलब आप चाहते हो T1 टेम्परेचर पर इतना साइज है, मैं कितना टेम्परेचर रखूं? मान लेते हैं T2, ताकि इसका साइज कितना हो जाए? 5.243 मीटर के बराबर। अब यहां पर से आपको T1 दे ही रखा है, T1 की वैल्यू आपके पास कितनी है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। आपसे क्या पूछा गया है? T2 बताइए कितना है, और कौन सी वाले रिंग की बात कर रहे हैं? कौन सा रिंग है? आयरन रिंग। तो भैया आपको फॉर्मूले के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? अल्फा की। और वो अल्फा ना आप लोगों को मिल जाएगा इस फॉर्मूले में, जिसके अंदर आप लोगों को ना दे रखा है लीनियर कॉफिशिएंट, यानी कि कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो आयरन ये रहा, क्या लिखा है? 1.2, लेकिन देखो इंटू में 10 की पावर -5 और साथ में पर केल्विन। तो मैं यहां पर लिख देता हूं अल्फा इज 1.2 इंटू 10 पावर -5 एंड दिस इज पर केल्विन। अब आपको सब कुछ पता है, आपको सिर्फ टेम्परेचर क्या निकालना है? T2।
अगर आप लोगों को याद हो तो कल की क्लास में ना हमने लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था और मैंने कहा था उसका यूज करेंगे हम सवाल में। मैं ना उसी फॉर्मूले को अब इस्तेमाल करने जा रहा हूं और इससे मेरा काम बहुत ज्यादा इजी और आसान हो जाएगा। क्या है वो फॉर्मूला, मैं आपके सामने यहां पर लिख रहा हूं, देखिए ध्यान से। एज, जैसा कि आप जानते हैं एल टी टू बराबर में होगा एल टी वन, ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा और ब्रैकेट में टी टू माइनस टी वन। अच्छा, जैसे मैंने अल्फा को टेबल से देखा ना, आपको टेबल से नहीं देखना, सवाल पेपर में जब आएगा तो आपको ये अल्फा दिया जाएगा। अब आप एल टी टू कितना है आपके पास, दिस इज 5.243 इज इक्वल टू एल टी वन, वो आपके पास कितना है 5.231, ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा, अल्फा आपके पास कितना है, दिस इज 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 5, और T2 माइनस T1, T2 निकालना है और T1 आपके पास कितना है 47 डिग्री सेंटीग्रेड और ब्रैकेट क्लोज, सॉरी 27, तो ये आपके पास दे रखा है दिस इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड और यहां से ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज। समझ गए सब लोग? अच्छा, आप ना इस चीज की कैलकुलेशन अपने आप कर सकते हैं, T2 निकाल लोगे ना सब लोग इसमें से, तो इसको सॉल्व करके जब आप T2 निकालोगे तो आंसर आएगा 218 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं कैलकुलेशन में टाइम नहीं वेस्ट कर रहा, इसलिए मैं इसको बिना सॉल्व किए सीधा यहां पर लिख देता हूं, दिस इज T2 इज इक्वल टू में 218 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सवाल, इसके आगे की कैलकुलेशन आप लोग घर पर खुद करेंगे, लेकिन अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, तसल्ली से सुनना और गौर से समझना। पहले आप लोगों से पूछता हूं इसका जवाब। अच्छा, एक बात बताओ, आप मान लो कोई न्यूमेरिकल कर रहे हो, कोई भी सवाल, उसमें आपको 3 लेंथ दे रखी है, 1 मीटर में, 1 सेंटीमीटर में, 1 किलोमीटर में, क्या करते हो, तीनों को ऐसे ही जोड़ दोगे, या तो तीनों को मीटर में बदलो, या तीनों को सेंटीमीटर में, या फिर तीनों को किलोमीटर में। अच्छा, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि सारी चीज़ों को ऐसा यूनिट में ही रखें, राइट? आप सुनना ध्यान से, अल्फा को किस में लिया, पर केल्विन, और टेम्परेचर किस में लिया, सेंटीग्रेड में, और आंसर निकाल दिया किस में, सेंटीग्रेड में, जबकि ऐसा करना ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी सही आंसर है। तुम चाहो तो चेक कर लो, एनसीईआरटी का आंसर यही आ रहा है। कोई बच्चा बता सकता है कहाँ गड़बड़ हुई है, क्यों ऐसा हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए? समझ में आया क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ? करना क्या चाहिए था भाई, या तो इसको सेंटीग्रेड में चेंज करूं ताकि सब सेंटीग्रेड में रहे, या फिर मैं इसको भी केल्विन में बदलूं क्योंकि ये भी किस में, केल्विन में, लेकिन आप इसको सेंटीग्रेड में रहने दो, इसको केल्विन में रहने दो, तो भी आंसर सही आएगा, गलत नहीं आएगा। कोई बता सकता है क्यों? चलो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कंफ्यूजन अगर आई ना आपके दिमाग में तो आप सोचोगे भाई गलत कर रहा हूं, फिर आंसर सही कैसे आ रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पर ना टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर का डिफरेंस है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आप लोगों के पास एक टेम्परेचर है जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और दूसरी बार में उसका टेम्परेचर बढ़ के, किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा करके आपने कर दिया 200 डिग्री सेंटीग्रेड। आप बता सकते हैं इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? आप बोलोगे 100 का, इतना ही तो डिफरेंस है। चलो एक काम करते हैं, इसको ना सेंटीग्रेड से ना केल्विन में चेंज कर लेते हैं। केल्विन में चेंज करना है तो क्या ऐड करना पड़ेगा, 273। अगर आप 273 ऐड करते तो क्या होगा, 373 केल्विन। इसमें भी ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, दिस इज कितना आएगा 473 केल्विन। अब बताना T2 माइनस T1 अभी भी कितना डिफरेंस है, 100 का। इसका मतलब ये कि आप इसकी यूनिट चाहे सेंटीग्रेड लो चाहे केल्विन लो, इनका डिफरेंस पहले भी 100 था और अभी भी क्या है, 100, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आपने अगर T1 को सेंटीग्रेड में लिया तो T2 भी किस में आएगा, सेंटीग्रेड में। अगर T1 केल्विन में ले लिया तो T2 भी किस में आएगा, केल्विन में। इसलिए आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये सवाल T2 माइनस T1 के बजाय सिर्फ T होता, सिर्फ टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं होता, तो भैया अगर ये केल्विन में है तो आपको इसे भी किस में लेना पड़ता, केल्विन में, वरना आपका आंसर क्या आता, बिल्कुल गलत। बात समझ रहे सब लोग ना? तो ये चीज़ गलती मत कीजिएगा, इसे ध्यान रखना। अब आप इसे नोट कर लीजिए, और ये सब मैं चलो रहने देता हूँ, इसे लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है? इसे मत लिखना आप लोग, सिर्फ इतना नोट कर लीजिए। ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा था, 10.2।
लिख लिया सभी लोगों ने? ठीक है, ये कैलकुलेशन आप लोग अपने आप कर सकते हैं। अब जरा आगे की बात सुनिएगा, चलें आगे की तरफ। क्लियर है सबके लिए? अब सुनो भाई ध्यान से। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पर। अच्छा, अब तक हम लोगों ने बात की किस चीज़ की? सॉलिड्स की जनरली। अब हम बात करने जा रहे हैं लिक्विड्स के बारे में, सॉरी गैसेस के बारे में, फिर हम लिक्विड के बारे में बात करेंगे। मैं इस चीज़ के बारे में अब डिस्कशन करने जा रहा हूँ, और वो क्या है? मेरी बात सुनो। देखो भाई, बातें मत करो कोई भी। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है, सोच के बताना, कि अगर कहीं पे गैसेस मौजूद हैं और गैसेस को आप गर्म कर रहे हो तो वो भी क्या होगी? एक्सपेंड। क्या लगता है गैसेस के लिए लीनियर एक्सपेंशन होना चाहिए, एरिया एक्सपेंशन, या फिर वॉल्यूम एक्सपेंशन? वॉल्यूम, क्योंकि अगर वो गर्म होगा तो चारों ओर वो फैलेगा। इसलिए अब हम ना वॉल्यूम एक्सपेंशन निकालने जा रहे हैं। किसका? गैस का। और पता है आप लोग हमेशा कौन सी गैस कंसीडर करोगे? आइडियल गैस। तो आप सबसे पहले हेडिंग लिखिए जरा, वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, ऑफ एन आइडियल गैस। और ब्रैकेट में लिख लीजिए कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। चलिए अब बात को सुनिए। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है, आप सोच के बताना, अगर मैं सॉलिड को भी गर्म करूं, लिक्विड को भी गर्म करूं और गैसेस को भी गर्म करूं, तो एक्सपेंशन तो तीनों में होगा। सबसे ज्यादा एक्सपेंशन किस में होगा? गैसेस में। ये कॉमन सेंस वाली बात है। इसका मतलब है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में अगर कंपैरिजन किया जाए तो सबसे ज्यादा एक्सपेंशन हमें गैसेस में देखने को मिलता है, और वो भी कौन सा? वॉल्यूम एक्सपेंशन। और गैसेस कौन सी ले रहे हैं? आइडियल। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं आइडियल गैस से। सुनिए ध्यान से, सुनो। मैं अगर यहां पर लिखना चाहूं, दिस इज फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस, मैं आपके सामने एक आइडियल गैस ले रहा हूं, और आप जानते हैं आइडियल गैस की इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू में म्यू RT, या फिर nRT भी लिख सकते हैं। इससे मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये मेरे पास पहली इक्वेशन है। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर लिख दूं एट कांस्टेंट प्रेशर, ध्यान से देखना, एट कांस्टेंट प्रेशर, मान लीजिए अगर मैं गैस का प्रेशर एकदम ही कांस्टेंट रखूं, और कांस्टेंट रखने के लिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई, आप सिंपली एक बात समझिए, अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, मान लीजिए कोई वेसल ले ले, और वेसल के अंदर आपने गैस को भर लिया और प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर को बढ़ने और घटने ना दिया जाए, और आप टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू करो, तो म्यू कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, प्रेशर आपने कांस्टेंट कर रखा है, तो अगर आप इधर टी को बढ़ाओगे तो उधर कौन बढ़ेगा अपने आप? वॉल्यूम। इसका मतलब अगर प्रेशर कांस्टेंट रहे तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ेगा? वॉल्यूम। मान लीजिए आपने टेम्परेचर को डेल्टा टी चेंज कर दिया, तो इधर से वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, कितना? डेल्टा वी। तो आप इसे लिखेंगे म्यू आर, और इनटू में यहां पर आ जाएगा डेल्टा टी। मैंने टेम्परेचर को डेल्टा टी चेंज कर दिया और वॉल्यूम कितना चेंज हो जाएगा? डेल्टा वी। आप इसे बोल दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये दो इक्वेशन होगी दूसरी। अब मैंने एक काम किया, इक्वेशन नंबर सेकंड को डिवाइड कर दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो सेकंड इक्वेशन में क्या लिखा है? P इंटू में डेल्टा वी, और यहां पर आपके सामने क्या लिखा है? म्यू आर, और इंटू में आ जाएगा डेल्टा टी, और फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा? P इंटू में V, और इसके नीचे भी क्या आ जाएगा? म्यू इंटू आर और इंटू में टी, यानी कि मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया। अब आप देखना P से P क्या हो जाएगा? कैंसिल। म्यू आर से म्यू आर कैंसिल। आपके पास यहां पर जो चीज बचेगी वो है डेल्टा वी अपॉन वी, तो आप इसे लिखेंगे डेल्टा वी अपॉन में वी, बराबर में आपके पास क्या बचेगा? अच्छा, आर भी कैंसिल हो चुका है, तो इक्वल टू में बचेगा डेल्टा टी अपॉन में कैपिटल टी। तो आप इसे लिख सकते हैं डेल्टा वी अपॉन में लिखेंगे v, और इंटू में डेल्टा टी, बराबर में 1/t। कोई पहचान सकता है क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, और इसी को क्या बोलते हैं? गामा इज इक्वल टू में 1/t। तो ये आपके सामने आ गया कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन फॉर आइडियल गैस। और इससे साफ पता लग रहा है टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होगा? उतना कम, यानी कि टी जैसे जैसे बढ़ेगा गामा कम होगा, और टी घटेगा तो गामा की वैल्यू ज्यादा होगी। लेकिन ये सिर्फ किसके लिए? फॉर एन आइडियल गैस। अब आप एक लाइन लिखिए, फिर इसे नोट कीजिएगा। At ordinary temperature, comma, the gases expands more than solids and liquids.
more than solids and liquids. Full stop. अब आप इसे नोट कर लीजिए जो मैं बता रहा हूं. चलो भाई, लिख लिया सभी ने इसको? तो अब आप लोग को ये चीज क्लियर होगी कि आइडियल गैस के लिए गामा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर के. सुनो भाई, हो गया सबको क्लियर एकदम? अब सब लोग ना चलें आगे, एकदम तसल्ली से मेरी बात सुनना, आवाज नहीं. अब एक नेक्स्ट हेडिंग लिखिए सब लोग, एनोमेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर. Anomalous expansion of water. ANOMALOUS. Anomalous expansion of water. Anomalous expansion of water. और ब्रैकेट में लिख लीजिए important. Important. अब सब लोग चुप हो जाइए और ध्यान दीजिए, बस बातें नहीं सुनिए, आवाज नहीं, ध्यान दो. देखो, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि किसी एक लिक्विड का नाम बताओ, तो मैक्सिमम चांसेस है कि हर इंसान वाटर का नाम लेगा, क्योंकि हमारी जिंदगी में वाटर सबसे कॉमन लिक्विड है. इसके अलावा लिक्विड्स और भी मौजूद हैं, नहीं ध्यान दीजिए, और भी लिक्विड्स हैं जैसे कि ऑयल हो गया, या फिर आप एक तरह से देखिए हमारा ब्लड, मिल्क, फ्रूट के जूसेस, ये सब के सब क्या हैं? लिक्विड्स. ये बात कौन कर रहा है भाई? मत करो, ठीक है? ध्यान दो, मैंने बोला भी था मेरे से छुप के बात करने की क्या ज़रूरत है, आराम से जाओ उस कमरे में बैठ के बात कर लो. अब मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ा रहा हूँ. मुझे तो लगता है कुछ नमूने ऐसे हैं जो कहते हैं अच्छा इंपॉर्टेंट है, अब हम बात कर सकते हैं आराम से, क्योंकि ये हमें नहीं करना, ठीक है? कुछ लोगों को ऐसा लगता है रियल में, उन्होंने घर पे निकलते ही माँ कसम खा दी कि आज जाके तो पढ़ूंगा ही नहीं बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी हो जाए, टीचर जितना बोल दे इंपॉर्टेंट है. पता नहीं तुम्हारे पास अगर कोई प्लान बी है कि मेरे पास कोई दूसरा तरीका है, आपसे नहीं भी पढ़ूंगा तो भी मैं पास हो जाऊंगा, तो वही कर लो. होता क्या है, हरकतें अपने आप के खुद को देख लो कि क्लास में बातें भी करेंगे, फेल भी हो जाएंगे, उसके बाद भी कुछ लोग होते हैं ना जिनको ठोकर लगती है तो सुधर जाते हैं, कह रहे नहीं फेल हो गए, कह रहे चल ठीक है कोई नहीं, जैसे कर रहे थे वैसे ही करते रहेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता लाइफ के अंदर. ऐसा मत करो भाई, ठीक है? ये एक वक्त है, ये बीत गया ना. अगर ये सारी चीज़ें जो 11th की है जो छूट गई, फिर बस सपने ही देखते रहोगे बैठ के. किसी दिन कोई आएगा, अभी जैसे आप लोग 12th गंदे अच्छे नंबरों से पास कर लोगे ना, फिर जैसे ही निकलोगे कहीं पर भी इंस्टीट्यूट के आसपास भटकोगे, इंस्टीट्यूट वाले आके पकड़ लेंगे एकदम से, हाँ आईआईटी की तैयारी करनी, अरे आ जाओ बहुत अच्छे सर यार पढ़ाते हैं, फीस भी कम करा दूंगा, ये भी करा दूंगा, वो भी करा दूंगा. सपने दिखा के तुम्हें ले जाएंगे, और जब वहां बैठोगे तो टीचर जब ऐसे लिखेगा एफ और उसके ऊपर ती डालेगा तो बोलोगे सर जी ये क्या डाल रखा है आपने, ये किस लिए लगा रखा है, हमने तो खाली इतना ही पढ़ा है. नमूनों की बात बता रहा हूँ भाई, ऐसा ना मत करो. चीज़ें पढ़ा रहा हूँ उसे सुनो, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझा करो, सही है? मेरे को लगता है कि अगर आप किसी से पढ़ रहे हैं और आपको इसकी बात समझ में आ रही है तो बेटर एकदम चुपचाप रह करके उसको ढंग से सुनो, ताकि अगर ये बंदा समझा देगा तो मुझे वो याद रहेगा. तुम तो सोचते हो कि यार यहाँ सुन लिया, समझ लिया, याद रह गया, फिर जाके पेपर में सारा लिखना पड़ेगा, फिर मैं पास हो जाऊंगा, फिर मेरे नंबर अच्छे आ जाएंगे. ये सब मेरे को करना ही नहीं है. मत करो ये सब चीज़ें, समझो, थोड़ा इंसानियत की तरह रहो, ठीक है? हरकतें तुम्हारी आर्ट्स लेने वाली हैं और ले तुमने साइंस रखी है.
हाँ ठीक है ना, क्या होता है कि जी पेपर के 2 दिन पहले रात में जग के पढ़ूंगा, फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं है भाई, ध्यान दो, सुनो ध्यान से। मैंने आपको कहा कि अगर आपसे कोई पूछे कि कोई लिक्विड बताओ जो आपको पता हो, तो हर बच्चा एक ही लिक्विड का नाम लेगा, मैक्सिमम चांसेस दैट इज वाटर। इसके अलावा और भी लिक्विड्स हैं, ऑयल भी हैं, जूसेस भी हैं, हमारा ब्लड है, मिल्क है, ये सब कुछ क्या है, लिक्विड है। तो आप अगर देखेंगे ना, तो जितने भी लिक्विड्स हैं उन सब में अकेला वाटर एक ऐसा लिक्विड है, कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, जिसके पास एक बिल्कुल अलग, एकदम खतरनाक और एकदम डिफरेंट प्रॉपर्टी है, बिल्कुल ही अलग, और वो प्रॉपर्टी और किसी लिक्विड के पास नहीं है। और वो प्रॉपर्टी है क्या, वही चीज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। और ये प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा खतरनाक है कि उसी की वजह से ना हमारी अर्थ पर लाइफ पॉसिबल भी है। अब वो कैसे, हम उसके बारे में अभी आपसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ना मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखो आखिर क्या प्रॉपर्टी है जो एकदम ही अलग है और बिल्कुल ही डिफरेंट है, ध्यान से सुनना सर। चलो कोई नहीं, आप सुनो ध्यान से। कहते हैं कि ना अगर आप लोग एक ग्राफ प्लॉट करो वाटर के वॉल्यूम और वाटर के टेम्परेचर के बीच में, और यहां मान लीजिए टेम्परेचर कितना है, 0, तो जनरल ग्राफ की बात कर रहा हूं, तो 0 टेम्परेचर पर पानी जो है वो बर्फ में फॉर्म में रहता है, या फिर यूं बोल दीजिए कि 0 टेम्परेचर पर जो लिक्विड होगा उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा ना। मान लो आपने यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया, कोई ना कोई वॉल्यूम होगा 0 टेम्परेचर पर। जब आप पानी का टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करते हो, तो जैसे जैसे आप वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना, वाटर का वॉल्यूम ना डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, और डिक्रीज होते 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 सबसे कम वॉल्यूम पता है कितने टेम्परेचर पर होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद अगर और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अब वॉल्यूम डिक्रीज होने के बजाय क्या होना शुरू हो जाता है, इंक्रीज, और फिर उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओ और वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा। और कोई लिक्विड अगर आप लेते हो तो आप अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका वॉल्यूम सिर्फ इंक्रीज होता जाएगा, वो खाली एक्सपैंड होगा। लेकिन वाटर के साथ ऐसा नहीं होता, जब आप 0 से 4 डिग्री तक ले जाते हो तब इसका वॉल्यूम क्या करता है, डिक्रीज, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम सबसे कम हो जाता है। और अगर उसके आगे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर वॉल्यूम क्या होना शुरू हो जाता है, इंक्रीज। और ये एक इतनी खतरनाक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हमारी अर्थ पर जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है, यानी कि जो समंदर में रहने वाले जितने भी जानवर हैं, जितने भी फिशेज हैं, प्लांट्स हैं, वो सब के सब इसी प्रॉपर्टी की वजह से जिंदा है। अब ये क्या मतलब है, सुनना ध्यान से। अगर मैं आपसे बोलूं डेंसिटी का फॉर्मूला, आप बोलोगे सर जी मास अपॉन में वॉल्यूम। इसका मतलब अगर 4 डिग्री टेम्परेचर पर वॉल्यूम सबसे कम है तो डेंसिटी सबसे ज्यादा। इसका मतलब अगर पूछा जाए कि वाटर की डेंसिटी कौन से टेम्परेचर पर सबसे ज्यादा होती है, तो आप बोलोगे एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बात आती है सर वाटर ऐसा बिहेवियर क्यों दिखाता है, क्यों टेम्परेचर बढ़ाने पर पहले वो सिकुड़ता है फिर उसके बाद वापस एक्सपैंड होता है। ये ना केमिस्ट्री का एक पार्ट है जो आप लोगों को यहां पर नहीं पढ़ना, अगर होता तो मैं आपको बताता, ये आपको नहीं जानना, बस आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। इसका मतलब अगर वॉल्यूम का ग्राफ ऐसा जा रहा है, इट मींस कि अगर मैं यहां टेम्परेचर और यहां डेंसिटी ले लूं तो इसका ग्राफ कैसे जाना चाहिए, ऐसे कि पहले आपका वॉल्यूम ज्यादा था तो डेंसिटी क्या रहेगी, कम। जैसे जैसे वॉल्यूम घटेगा आपकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंसिटी की वैल्यू कैसी हो जाएगी, सबसे ज्यादा। उसके आगे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेंसिटी की वैल्यू वापस क्या होती जाएगी, डेंसिटी की वैल्यू वापस कम होती चली जाएगी। जब आप इसे देखेंगे तो आपकी एनसीईआरटी के अंदर ये ग्राफ गिवन है और ये दे भी रखा है, और आप इस चीज को जरा समझिए यहां से, क्योंकि आप लोगों को यही वाला ग्राफ ना खुद ड्रॉ करना है। यहीं से देख के आप इसे एक बार देखिए और जरा गौर से समझिएगा इस चीज को। ये मेरे सामने एक सिंपल सा ग्राफ है, और यहां आप देख रहे हैं ना ये लिखा है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर। तो मैंने यहां पर इस ग्राफ को इस तरीके से आपके सामने रख दिया, और इस ग्राफ को जब आप समझें सही से तो आपको ये चीज साफ साफ दिखाई देगी कि जब टेम्परेचर 0 है तब यहां पर लिखा हुआ है किलोग्राम्स में, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। 1 किलो वाटर की बात कर रहे हैं, 1 किलो पानी का वॉल्यूम 0 डिग्री टेम्परेचर पर कितना है, 1.00013, इतना है। जब टेम्परेचर को बढ़ाया गया तो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो 4 डिग्री टेम्परेचर तक वॉल्यूम कम होते होते कितना हो गया, 1.00000, इस तरीके से। और उसके बाद 4 डिग्री के बाद फिर टेम्परेचर और बढ़ाया, अब वॉल्यूम बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। और जानते हैं इस तरीके का निशान का मतलब क्या होता है,
कि ग्राफ बहुत आगे तक जाएगा, लेकिन आप उतना बड़ा ग्राफ बना नहीं सकते, तो बीच में ऐसा निशान डाल के ऐसे बना देते हैं कि ये और भी चलता जा रहा है, और यही वेरिएशन आप लोगों को ऐसे ही नजर आता चला जाएगा। इसका मतलब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, और 100 डिग्री टेम्परेचर पर पूरे का पूरा जो वाटर है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में, और 100 डिग्री पर इसका वॉल्यूम और बढ़ जाएगा 1.043 और 43। देख रहे हैं आपको सभी लोग। तो ये ना वॉल्यूम का ग्राफ था हमारे लिए, किसका, वाटर के लिए वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ। अब आप दूसरा वाला ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ ये रहा आपके सामने। अब ये वाले ग्राफ को मैं यहां पर आपके सामने ड्रॉ कर देता हूं, इसे आप लोग इससे ड्रॉ करके देख लीजिएगा। मान लीजिए आपके पास एक एक्सिस ये रही, इस एक्सिस पर मैं प्लॉट कर देता हूं किस चीज को, टेम्परेचर को। तो यहां पर लिख देते हैं टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, और यहां पर दूसरी वाली एक्सिस बना देते हैं, और इस एक्सिस पर हम लोग रख देंगे किसको, डेंसिटी को। तो मैं कुछ ऐसा कर देता हूं, एंड दिस इज द डेंसिटी, और यहां पर रख देते हैं किस चीज को, डेंसिटी को। और ये किसका ग्राफ है, वाटर के लिए। और जब आप इस ग्राफ को देखेंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ऐसे मैंने बना दिया, और यहां पर ना मैं आपके सामने एक लाइन ड्रॉ करके यहां पर दिखा देता हूं कि इस जगह पर जो टेम्परेचर लिया गया है, दिस टेम्परेचर इज 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपकी डेंसिटी की वैल्यू जो है वो कैसी है, मैक्सिमम। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर फॉर वाटर, एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर फॉर वाटर। तो अब आप इस पूरी कहानी से क्या समझे, मैं अभी आपको लिखवाऊंगा, सुनना ध्यान से। ये जो बिहेवियर है वो और किसी लिक्विड के पास जनरली नहीं दिखता, किसी एक्सेप्शन को अगर छोड़ दिया जाए तो कहा यह जाता है कि वाटर का ये बिहेवियर बड़ा अजीब है। इसी बिहेवियर को कहते हैं एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर, या फिर एनामेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। एनामेलस या पिक्यूलियर दोनों का मीनिंग सेम है। इस शब्द का मतलब होता है अजीब, ऐसा जो हमें बिल्कुल अलग लगता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो ध्यान से सुनना, जब कभी भी आप लोग पानी को 0 डिग्री टेम्परेचर से टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू करते हो, तो शुरुआत में वाटर का वॉल्यूम क्या करता है, डिक्रीज, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका वॉल्यूम सबसे कम और डेंसिटी सबसे ज्यादा। जब आप उसे वापस और टेम्परेचर बढ़ाते हो तो अब उसका वॉल्यूम डिक्रीज के बजाय क्या करना शुरू करता है, इंक्रीज। यानी कि 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक वाटर सिकुड़ता है, और 4 डिग्री से फिर आगे जाने पर फिर से वाटर क्या करता है, एक्सपैंड। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। आप सबसे पहले जो बोल रहा हूं वो लिखिए, फिर इसे ड्रॉ कीजिएगा, लिखना शुरू कीजिए। लिखिए, ऑलमोस्ट all the liquids expand on being heated, expand on being heated, but water behaves in a peculiar manner. Water behaves in a peculiar, peculiar मतलब अजीब, peculiar, peculiar manner, full stop. When water at 0 degree centigrade is heated, when water at 0 degree centigrade is heated, 0 degree centigrade is heated, comma, its volume decreases, and therefore its density increases. Therefore its density increases until its temperature reaches 4 degrees centigrade, until its temperature reaches 4 degree centigrade. Full stop. Above 4 degree centigrade, above 4 degree centigrade, the volume increases, and therefore the density decreases,
फुल स्टॉप। 10 water at 4 degree centigrade, 10 water at 4 degree centigrade has the maximum density, has the maximum density, full stop। this shows that the water exhibits anomalous behavior, ANOMALOUS, anomalous behavior, anomalous behavior, फुल स्टॉप। हो गया। ये डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिए और भाई बातें नहीं, इसे लिख लेना 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां 4 लिख लीजिएगा, 1 2 3 4, और ये है वॉल्यूम की मिनिमम वैल्यू V मिनिमम, और यहां पर आप लिखेंगे दिस इज द डेंसिटी, और वो भी डेंसिटी की कौन सी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1। दिस इज 1.00 इस तरीके से दे रखी, ये लिखी डेंसिटी, ठीक है, और वही यूनिट है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो एक सिंपल ग्राफ है, ठीक है। हो गया यहाँ तक, सबने ड्रॉ कर लिया इसको? अच्छा ठीक है, जल्दी ड्रॉ कीजिए। चलो भाई सुनो ध्यान से। लिख लिया सभी ने? अब सुनिए ध्यान से, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ
anomalous expansion of water. Practical importance of anomalous expansion of water. Practical importance of anomalous expansion of water. चलो भाई अब ध्यान से सुनना। देखो, आप सबको पता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बर्फ में बन जाता है। तो हमें पता है समंदर, तालाब, इनके अंदर ना बहुत सारे सी एनिमल्स रहते हैं। सी एनिमल जैसे कि फिशेस हो गए, टर्टल्स हो गए, और बहुत सारे सी के अंदर रहने वाले प्लांट्स भी तो मौजूद होते हैं। कभी सोचा है जब सर्दियों का मौसम आता होगा और पूरे के पूरी सर्दियों में जब बर्फ जम जाती है, टेम्परेचर 0 डिग्री या नेगेटिव आ जाता है, तो फिर ऐसे तो पूरे का पूरा समंदर और तालाब जम जाना चाहिए। और अगर जम जाएगा तो फिर सारी की सारी मछलियाँ, सारे के सारे प्लांट, पूरे के पूरे जितनी भी सी लाइफ है, सबकी सब हमेशा हर सर्दी में जब बर्फ पड़ती है उस टाइम पर सारे एनिमल्स को मर जाना चाहिए। और आप लोगों को पता है ना कि हमारे पास हमारी एक फूड चेन है। सुना है फूड चेन ना, कि एक दूसरे को खाता है, दूसरा तीसरे को खाता है, तीसरा चौथे को खाता है, और ये फूड चेन चलती ही रहती है, चलती रहती है, कहीं पर भी ये टूटती नहीं है। इसका मतलब जितने भी सी एनिमल्स हैं वो भी हमारी फूड चेन का ही क्या है, हिस्सा है। और अगर फूड चेन का कोई भी हिस्सा अगर टूटेगा, खराब होगा, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इंपैक्ट पड़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं। तो अब मेरी बात को ज़रा गौर से सुनना। एक्चुअल में ये सवाल बड़ा कॉमन सा है कि जब सर्दियां होती हैं और सर्दियों में जब पानी बर्फ में जम जाता है, ऐसी जगह जहां बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहां पर जितने भी ज़मीन या समंदर होंगे, जब तालाब है जिनमें पानी है, वो सारी की सारी जगहें जम जानी चाहिए और पानी के अंदर जितने भी सी एनिमल्स हैं सभी के सभी मर जाने चाहिए। मगर ऐसा नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों नहीं होता? ड्यू टू दिस बिहेवियर ऑफ वाटर। इसी बिहेवियर की वजह से ऐसा नहीं होता। अब क्यों नहीं होता उसकी वजह ज़रा ध्यान से सुनना सब लोग। देखिए, मान लीजिए आप लोगों के पास इस तरीके का कोई भी एक तालाब है, कोई भी एक वाटर बॉडी, इसके अंदर ना पानी भरा हुआ है। सपोज कर लीजिए मैं यहाँ पर ऐसे बना देता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर ना वाटर इसके अंदर फिल्ड है और इस तरीके से इसमें पानी हर जगह पर मौजूद है। अब ना बाहर की तरफ ना सर्दी, गर्मी, बरसात सब यहाँ बाहर एनवायरनमेंट में होता है। मान लीजिए बाहर की तरफ ना आपका कुछ ना कुछ टेम्परेचर है और सर्दी पड़नी शुरू हो गई, और जैसे ही 0 डिग्री टेम्परेचर आएगा, बर्फ ठंडी, पानी ठंडा होना शुरू होगा और एक टाइम पर पानी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बर्फ में। मान लीजिए बाहर का टेम्परेचर अभी कुछ है, सपोज कर लेते हैं एग्जांपल के लिए अभी टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जैसे ही 10 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो ऑब्वियस ही बात है पानी भी ठंडा होना शुरू हो जाएगा। सर्दी में पानी ठंडा लगना शुरू हो जाता है, ठंड की वजह से ये भी ठंडा होना शुरू हो जाता है, टेम्परेचर इसका भी कम होना शुरू हो जाता है। आप लोगों को एक बात याद होगी कि जब कभी भी किसी भी चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो ज़्यादा डेंसिटी वाली चीज़ कम डेंसिटी में डूब जाती है। याद है सभी लोगों को? मैंने कहा था मेटल पानी में डूब जाता है क्योंकि मेटल की डेंसिटी पानी से कैसी होती है, ज़्यादा। अब मान लीजिए जब टेम्परेचर 10 डिग्री था, कम होके फिर 9 हुआ, फिर कम होके 8, फिर कम होके 7, 6, 5, 4, तो ऐसे साथ साथ में पानी का भी टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम। और जैसे ही पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, इसका वॉल्यूम सबसे कम और इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा, और ये सबसे ऊपर वाला वाटर जो है, ये जो लेयर है जिसका टेम्परेचर 4 डिग्री है, अब इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा हो गई है और नीचे वाले वाटर की डेंसिटी ज़्यादा नहीं है, और ज़्यादा डेंसिटी वाली चीज़ कम डेंसिटी में डूब जाती है। ये ऊपर वाली वाटर की लेयर अपने आप ही डूब के कहाँ जाएगी, नीचे। और अब नीचे वाले पानी का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसकी जगह नॉर्मल वाटर वापस कहां पर आ जाएगा, ऊपर। फिर से बाहर की ठंडक इस पानी को दोबारा ठंडा करेगी, उसका टेम्परेचर फिर से 6, 5 और फिर से क्या हो जाएगा, 4, और फिर से इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा, और ज़्यादा डेंसिटी वाली वाटर कम डेंसिटी के अंदर डूब जाएगा और ये फिर से नीचे आएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए अब ये वाटर पहुँच गया, तो अब यहाँ का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसकी जगह फिर से नॉर्मल वाटर कहाँ पर आ जाएगा, ऊपर, और दोबारा से टेम्परेचर डाउन होता जाएगा और बाहर वाली सबसे टॉप मोस्ट लेयर फिर से ठंडी होनी शुरू होगी, और जैसे ही 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुँचेगा, दोबारा से इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा, और फिर से ये अपने आप ही नीचे डूब जाएगा, और अब यहाँ का भी टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। देखते ही देखते पूरे के पूरे पानी का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे आखिर में सबसे लास्ट लेयर जो है वो कहां पर आएगी, सबसे ऊपर।
अब इसका भी टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होगा, कम, और एक टाइम पर इसका भी टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जैसे ही इसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, इसकी डेंसिटी कैसी हो जाएगी, सबसे ज्यादा। लेकिन अब नीचे सारे के सारे वाटर का टेम्परेचर कितना है, 4। अब इनकी भी डेंसिटी कैसी है, ज्यादा। अब दोनों की डेंसिटी क्या हो जाएगी, इक्वल। अब ऊपर वाली लेयर पानी के अंदर डूब नहीं सकती क्योंकि दोनों की डेंसिटी कैसी है, बिल्कुल सेम। और इस लेयर का टेम्परेचर 4 डिग्री के बाद फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और जैसे ही 0 होगा ये पूरी की पूरी लेयर ना बर्फ की फॉर्म में जम जाएगी, और सबसे ऊपर वाली लिक्विड की लेयर मोटी सी एक परत ना बर्फ की फॉर्म में जमी रहती है, और नीचे वाला सारे का सारा पानी जो है उसका टेम्परेचर कितना होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और सारे सी एनिमल्स इसी के अंदर जिंदा रहते हैं। अगर कोई सी एनिमल इसमें फंस गया तो भाई फिर तो वो मर जाता है, क्योंकि वो इसी के अंदर रह जाता है। और आपने कई बार यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह भी देखी हैं, कई लोग इन बर्फ को तोड़ करके इनके अंदर फंसे हुए जानवरों को बचाते हैं या फिर निकाल के घर ले आते हैं मछली पका के खाने के लिए। देखा है कई बार ऐसा। तो ऐसी सिचुएशन होती है, और इस तरीके से ना पूरे का पूरा सी एनिमल ना, बिल्कुल सी एनिमल्स हमेशा सेफ रहते हैं, और अंदर की तरफ 4 डिग्री टेम्परेचर पर क्या रहते हैं, जिंदा। और कहा जाता है कि शायद नेचर ने जानबूझ करके वाटर को ये प्रॉपर्टी दी है ताकि वाटर के अंदर सारे सी एनिमल्स जिंदा रहें, और जो हमारा फूड चेन है, जो हमारी साइकिल है, वो जैसी है वो वैसी की वैसी बनी रहे। आप सोचिए अगर सच में वाटर के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती तो ऐसे में पूरे के पूरा तालाब, पूरे का पूरा वाटर बॉडी ये सारी ही जम जाती, और जितने भी सी एनिमल्स हैं सब के सब एक ही जगह पर रुक जाते। टेम्परेचर की वजह से, ठंड की वजह से, या मोशन ना करने की वजह से इनको खाना पीना नहीं मिलता, तो शायद सारे के सारे मर जाते और ये फूड चेन खराब हो जाती। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वाटर की इस प्रॉपर्टी की वजह से भी हमारी अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, क्योंकि इसने बहुत हेल्प की फूड चेन को वापस बनाए रखने में। सबको मेरी बात समझ में आई ना? अब आप सबसे पहले इसके बारे में लिखना शुरू कीजिए। लिखिए द एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर। हेडिंग लिख चुके हैं ना सब लोग? हाँ, अब लिखना शुरू कीजिए। द एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर, द एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर plays an important role in the survival of sea animals in cold winter. Full stop. In winter, the temperature of surroundings falls. In winter, the temperature of surroundings falls. The temperature of surroundings falls, comma, the water on the surface of lake, L-A-K-E, lake, cools towards 4 degrees centigrade. Cools towards 4 degrees centigrade and becomes denser. अरे भाई इतना धीरे बोलता हूँ फिर भी पता नहीं कुछ बच्चे पीछे रह जाते। 4 degrees centigrade and becomes denser. Full stop. It attains maximum density at 4 degrees centigrade and sinks down. Sinks मतलब डूब जाना, and sinks, S-I-N-K-S, sinks down. Full stop. The warmer ब्रैकेट में लिख लीजिए less dense, कम डेंसिटी वाला, ब्रैकेट क्लोज, less dense water present near the bottom
of lake rises up. Rises up. Full stop. However, once the colder water on the top of lake reaches temperature below 4 degrees centigrade, comma, it becomes less dense. And remains at the surface of lake. Comma, where it freezes. Full stop. Now, the water at the bottom of the lake remains at 4 degrees centigrade, in which the water animals can remain safe below the ice. Full stop. अगली लाइन से लिखिए एक लाइन और बस. If water did not have this property, comma, lakes and ponds would freeze. From bottom to top. Comma, which would destroy much of their animal and plant life. भाई ये बात सबको समझ में आई? तो ना आप लोगों का जो थर्मल एक्सपेंशन वाला टॉपिक था वो पूरे का पूरा हुआ खत्म. ठीक है, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर.